हेलो दोस्तों हेडेक बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। आई एम श्योर आप में से शायद ज़्यादातर लोगों ने, बल्कि हो सकता है सभी लोगों ने हेडेक ज़रूर कभी ना कभी फेस किया होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। दोस्तों हेडेक का मतलब होता है सर में दर्द, और ये बहुत अलग अलग वैरायटी का हो सकता है। लगभग 150 तरह के दोस्तों हेडेक ही होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हमें ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि हेडेक अगर है तो ये कॉमन चीज़ है, तो लोग इसे नेग्लेक्ट करना या नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा कि कौन कौन सी तरह का हेडेक होता है, किस किस तरह के लक्षण होते हैं हेडेक के साथ में, कि आपको न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्टेशन लेना चाहिए। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हेडेक है, लेकिन मेडिसिन लेने के बावजूद दोस्तों हेडेक रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, हेडेक ठीक ही नहीं हो रहा। तो फिर आप डॉक्टर्स बदल रहे हैं, आप मेडिसिन बदल रहे हैं, कई बार आप अपने आप कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ले रहे हैं किसी के कहने में आके, या आपने कहीं कुछ वीडियो देख लिया, कुछ पढ़ लिया। तो फिर प्रॉब्लम कई बार बढ़ती जाती है, क्योंकि दोस्तों हेडेक कई बार शरीर में किसी और प्रॉब्लम की वजह से, किसी और बीमारी की वजह से होता है, और हम नेग्लेक्ट करते रहते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो इसलिए दोस्तों ज़रूरी है कि अगर हेडेक जो है वो नहीं ठीक हो रहा, या अगर उसके साथ में कुछ स्पेशल साइन सिम्टम्स मतलब लक्षण हैं, तो फिर आप एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर टाइम पे दिखाइए। दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी बीमारी टाइम पे पकड़ ली जाए, या अगर टाइम के पहले ही पकड़ ली जाए, मैं तो कहता हूँ कॉम्प्लिकेशन पैदा होने के या बीमारी बढ़ने के पहले ही पकड़ ली जाए, तो दोस्तों हमेशा चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं कि बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आपके शरीर में नुकसान भी कम से कम होंगे। मतलब हर तरह से आपके ऊपर बर्डन कम आएगा। दोस्तों मैं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। ठीक है दोस्तों, बात करना स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरह के हेडेक में आपको एक बार कंसल्टेशन ज़रूर लेना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट से। तो दोस्तों अगर हेडेक ऐसा है कि टाइम के साथ साथ और ट्रीटमेंट के साथ साथ भी बढ़ रहा है, मतलब कि ठीक ही नहीं हो रहा, बल्कि उसकी सिवियरिटी जो है वो बढ़ती जा रही है, तो दोस्तों ये अपने आप में एक साइन है कि आपको इसे नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको एक बार विशेषज्ञ को दोस्तों ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि पता लगे कि यह हेडेक है किस चीज़ की वजह से, और उस चीज़ का दोस्तों इलाज किया जा सके। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा है कि आपको हर हफ्ते 2 या उससे ज़्यादा बार हेडेक हो रहा है, और हेडेक आपको परेशान कर रहा है दोस्तों, और ये चीज़ जो है वो कई हफ्तों से लगातार चली आ रही है, आपको नॉर्मल आप इलाज ले रहे हैं, उसके बावजूद ये चीज़ दोस्तों ठीक नहीं हो रही है, तो आपको एक बार ज़रूर न्यूरोलॉजिस्ट से दोस्तों कंसल्टेशन लेना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर आपका हेडेक कुछ इस तरह का है कि आपको महीने में लगभग 10 दिन या उससे ज़्यादा हेडेक के लिए मेडिसिन लेनी ही पड़ती हैं, जो पेन किलर्स होती हैं, और आपका हेडेक फिर भी दोस्तों ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता, आपको फिर भी सर में दर्द बना रहता है, दोस्तों ये भी अपने आप में एक इंडिकेशन है कि आपको एक बार कंसल्टेशन लेना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, कि ये जो हेडेक के लिए मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स वगैरह होती हैं, नॉर्मल पेन किलर्स, इनको भी दोस्तों अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए लें, मतलब महीने में अगर 10 दिन से ज़्यादा लेते रहें, तो फिर इनसे भी दोस्तों हेडेक होने की संभावना रहती है, कि जब भी आप ये मेडिसिन कम करेंगे या बंद करेंगे, तो एक बार एक रिबाउंड हेडेक आता है, जिसे हम मेडिकेशन ओवर यूज़ हेडेक भी कहते हैं। एक चीज़ दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको हेडेक अभी स्टार्ट हुआ है, और हेडेक के दोस्तों साथ में कुछ और लक्षण भी स्टार्ट हुए हैं, फॉर एग्जांपल कि शरीर में किसी एक तरफ में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है, या कि दोस्तों स्पीच में डिस्टर्बेंस आ गई है, जब हम बोल रहे हैं तो ठीक से हमारे अंदर से शब्द नहीं निकल रहा है, या कि दोस्तों कुछ मेमोरी में प्रॉब्लम आ गई है, या कि कुछ व्यवहार में प्रॉब्लम आ गई है, बिहेवियर कुछ चेंज हो गया है, या कि दोस्तों हमेशा ऐसा कुछ ड्राउजीनेस सी लगती रहती है, मतलब ऐसा लगता रहता है कि बस नींद सी आ रही है, या कि अंदर से बहुत ज़्यादा अलर्टनेस नहीं रहती, या कि दोस्तों नंबनेस होने लगी है शरीर में किसी भी जगह पे। नंबनेस का मतलब कि कोई भी चीज़ टच करने पे ठीक से पता ना चले, या कि दोस्तों टिंगलिंग होने लगी है। टिंगलिंग का मतलब होता है कि शरीर के किसी भी पार्ट में ऐसा लगे कि सुइयाँ चुभ रही हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है ना कि हमारा हाथ या पैर किसी एक ऐसी पोजीशन में आ गया है कि जब हम उस पोजीशन से वापस नॉर्मल आते हैं, तो फिर हमारे उस जगह पे सुन्न भी हो जाता है, और फिर बाद में लगता है कि सुइयाँ चुभ रही हैं। तो वो वाली चीज़ है दोस्तों, नंबनेस और टिंगलिंग। लेकिन मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ अगर अपने आप पैदा हो गई है सर दर्द के साथ में, फिर अपने आप में दोस्तों ये एक वार्निंग लक्षण है, मतलब इस चीज़ को हमें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। या फिर ऐसा हो गया कि अगर साथ में फिट्स पड़ना भी स्टार्ट हो गए हैं, या कि दोस्तों आँखों से जो दिखाई पड़ने वाली चीज़ है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कि विज़न या तो आपका ब्लड हो गया है, धुंधला हो गया है, या कि आपको दोस्तों एक के दो दिखाई पड़ रहे हैं, या कि आपको ठीक से चीज़ें नहीं दिखाई पड़ रही। तो अगर दोस्तों ऐसी कोई भी चीज़ डेवलप हुई है हेडेक के साथ में, तो फिर आपको इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। आपको एक बार न्यूरोलॉजिस्ट को दोस्तों ज़रूर जल्दी से जल्दी कंसल्टेशन लेना है, क्योंकि इन सारे सिम्टम्स का मतलब हो सकता है कि ब्रेन के अंदर कुछ एक प्रॉब्लम डेवलप हो रही हो। ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है दोस्तों, ब्रेन में हो सकता है कि कोई ब्लड वेसल है, मतलब जो खून की नलियाँ होती हैं उनमें कोई ब्लॉक आ गया हो, या कोई नली रप्चर हो गई हो, कुछ भी दोस्तों इस तरह की चीज़ हो सकती है। तो इसमें ज़रूरी है कि हम आगे पूरी जाँच वाँच करा लें डॉक्टर से मिल करके, ताकि जो भी बीमारी है उसका हमें टाइम पे पता लग जाए दोस्तों, और इलाज हो सके। दोस्तों एक ये भी कंडीशन होती है कि सपोज़ आपके सर में कोई चोट वोट लग गई, और उसके बाद फिर आपको हेडेक होना स्टार्ट हुआ या दर्द होना स्टार्ट हुआ, सपोज़ सेम डे या अगले दिन, या हो सकता है 2-3 दिन बाद, आपको इसे दोस्तों बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। इसे हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक हेडेक, और इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कि हो सकता है ब्रेन के अंदर कुछ भी हो रहा हो, इंजरी की वजह से दोस्तों कुछ एक चेंजेस आ गए हों। तो दोस्तों ऐसे में इंपॉर्टेंट है कि हम अपने डॉक्टर से फटाफट से परामर्श ले लें।
दोस्तों एक और कंडीशन है कि सपोज़ हमें कोई नया हेडेक स्टार्ट हुआ जो 24 घंटे ना लगातार बना रहता है और कई दिनों से लगातार बना हुआ है। तो दोस्तों ये भी अपने आप में एक साइन होता है कि हो सकता है कि आपको ये एक तरह का सेकेंडरी हेडेक हो। सेकेंडरी हेडेक का मतलब होता है दोस्तों कि प्रॉब्लम कहीं और है, लेकिन उस प्रॉब्लम की वजह से आपको सर दर्द होना स्टार्ट हो गया है। तो इसको भी दोस्तों हमें हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि इसमें ब्रेन के अंदर कुछ भी अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम कोई भी पैदा हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल या तो ब्रेन ट्यूमर हो गया हो, ब्रेन में दोस्तों स्ट्रोक हो गया हो। दोस्तों स्ट्रोक का मतलब होता है कि जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल होती हैं, जो खून की नलियाँ होती हैं, या तो वो ब्लॉक हो गई हैं जिसकी वजह से कि खून का बहाव रुक गया है और ब्रेन का कोई पर्टिकुलर एरिया है वहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच पा रहा। तो ब्लड में दोस्तों घुली हुई ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पा रही, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुँच पा रहे। तो वो जो एरिया है ब्रेन का दोस्तों, उसमें सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो गई है। या फिर दोस्तों हो सकता है कि ब्रेन के अंदर कोई ब्लड वेसल है दोस्तों, वो फट गई हो, तो दोस्तों ब्लड आना स्टार्ट हो गया हो जिसकी वजह से किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हों। दोस्तों ये भी कई बार होता है कि ब्रेन के अंदर कोई एन्यूरिज्म डेवलप हो गई हो। दोस्तों एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जैसे खून की नलियाँ होती हैं ना, तो सपोज़ ब्रेन के अंदर कोई खून की नली है, तो उस खून की नली की दोस्तों दीवार थोड़ी सी आप समझो कमज़ोर थी एक जगह पे। उसकी वजह से क्या हुआ कि उस जगह पे जहाँ पे उसकी दीवार कमज़ोर थी तो वहाँ पे एक बल्ज आ गया, मतलब कि थोड़ा गुब्बारे की तरह से बलूनिंग हो गई। तो इसे हम कहते हैं कि एन्यूरिज्म हो गया दोस्तों। और इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं दोस्तों, कई बार ये रप्चर भी कर जाती है। तो दोस्तों कोई भी अगर नया हेडेक स्टार्ट हुआ हो जो लगातार 24 घंटे बना हुआ है और कई दिनों से लगातार बना हुआ है, तो आपको बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए दोस्तों। आपको फटाफट से एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्टेशन लेना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में आपको तुरंत इमरजेंसी में डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए या हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, जो भी हेडेक वाली कंडीशन है। तो दोस्तों अगर ऐसा हो गया है कभी भी कि हेडेक तो बहुत तेज़ है लेकिन साथ में उसके नौजिया भी हो रहा है, या दोस्तों वॉमिटिंग्स आ रही हैं लगातार, या कि बहुत ज़्यादा डिजीनेस हो गई है, मतलब कि ऐसा लग रहा है बेहोशी होने वाली है, या घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, या कि दोस्तों आँखों से ठीक से दिख नहीं रहा, ब्लड विज़न हो गया आपका, या कि दोस्तों साथ-साथ में मिर्गी के दौरे पड़ गए, फिट्स पड़ गए। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास तुरंत फटाफट से इमरजेंसी में चले जाना चाहिए। या अगर ऐसा है कि दोस्तों हेडेक के साथ में कॉन्शियसनेस ही चली गई, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, या कि दोस्तों हेडेक के साथ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, मरीज़ को यही नहीं पता चल रहा कि रियलिटी क्या है, मतलब वो गफलत में आ गया बिल्कुल। अच्छा दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कभी अगर हेडेक के साथ में ऐसा हो गया कि बॉडी में एक तरफ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई, मतलब जैसे पैरालिसिस टाइप पड़ गया, या कि दोस्तों ज़ुबान लड़खड़ा रही है, ठीक से एक शब्द ही नहीं निकल रहा है मुँह से, या कि दोस्तों पेशेंट बिल्कुल खड़े ही नहीं हो पा रहा है, पेशेंट बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हो गए उस टाइम पे, बिल्कुल सहारे पे आ गए, बिल्कुल अपनी जगह पे मतलब ना बैठ पा रहे हैं ना खड़े हो पा रहे हैं। या दोस्तों ऐसा हो गया है कि आपको बॉडी का बिल्कुल कोऑर्डिनेशन ही खत्म हो गया है, मतलब जो एक बॉडी में बैलेंस होता है ना, वो कोऑर्डिनेशन होता है जो आपस में हाथ पैर का मूवमेंट का, मसल्स वगैरह का सबका, बिल्कुल उसमें प्रॉब्लम आ गई है। अगर ऐसा है हेडेक के साथ में, या अगर ऐसा है दोस्तों कि विज़न में प्रॉब्लम आ गई है, ठीक से दिख नहीं रहा, या धुंधला दिख रहा है, या कम दिख रहा है, तो दोस्तों ऐसे में आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ज़रूर जाना चाहिए और आपको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। दोस्तों अगली चीज़ है कि अगर आपके हेडेक के साथ में आपको बहुत तेज़ बुखार आया हुआ है, मतलब फ़ीवर आया हुआ है, या दोस्तों अगर जो गर्दन है वो स्टिफ हो गई है, मतलब गर्दन अंदर से टाइट हो गई है, तो गर्दन को मूव करने में अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। नॉर्मली जैसे गर्दन का मूवमेंट होता है ना, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, तो वो नहीं हो पा रहा। अब गर्दन को मूव करने में दोस्तों मेहनत करनी पड़ रही है। इसे हम कहते हैं नेक की रिजिडिटी या नेक की स्टिफनेस। तो दोस्तों अगर हेडेक के साथ में फ़ीवर है या नेक की स्टिफनेस है, तो दोस्तों ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिम्टम है। इसे बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना दोस्तों। हो सकता है कि अंदर कुछ मेनिंजाइटिस जैसी चीज़ डेवलप हो रही हो, जो नॉर्मली इन्फेक्शन से डेवलप होती है। दोस्तों मेनिंजाइटिस का मतलब होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके चारों तरफ जो झिल्लियाँ होती हैं, उन झिल्लियों में दोस्तों सूजन आ जाना किसी इन्फेक्शन की वजह से नॉर्मली। अच्छा दोस्तों अगर ऐसा कुछ है कि आपको हेडेक इतना तेज़ हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का ये सबसे ज़्यादा बुरा हेडेक है, मतलब वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ है। आपने इतना तेज़, इतना सीवियर, इतना बेकार हेडेक कभी भी लाइफ में आपने फेस ही नहीं किया, इतना स्ट्रॉन्ग हेडेक। ये भी दोस्तों अपने आप में एक साइन है कि आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास बिल्कुल तुरंत चले जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि ब्रेन के अंदर किसी जगह पे कोई क्लॉट फँस गया हो, किसी खून की नाली के अंदर, या किसी जगह पे दोस्तों ब्लीडिंग हो गई हो, कोई खून की वेसल जो है, ब्लड वेसल है, वो रप्चर हो गई हो। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपसे जितनी भी बातें बताई हैं ना, जो भी मैंने आपको अभी ये सारे सिम्टम्स बताए हैं जिसमें कि आपको इमरजेंसी में डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, आप बिल्कुल इनको अपने मन में रखो। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि कई बार हमें हेडेक हो रहा होता है और उससे हमें परेशानी भी हो रही होती है। हमारे मन में आता है कि यार क्या एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, बट फिर हमारे मन से ही दूसरी आवाज़ भी आती है कि नहीं, ठीक हो जाएगा। तो क्यों वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप किसी काम में बिज़ी होते हो, या आपको लगता है कि एक बार डॉक्टर के पास जाऊँगा तो वो टेस्ट वेस्ट लिखेंगे तो फिर आगे मेरा लंबा चक्कर हो जाएगा। दोस्तों नहीं, अगर आपके मन में ये चीज़ कभी भी आ रही है ना कि क्या मैं एक बार डॉक्टर को दिखा लूँ, तो प्लीज़ ज़रूर दिखा लो। दोस्तों डॉक्टर के पास आप जाएँगे तो डॉक्टर आपसे डिटेल में मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, समझेंगे कि आपके हेडेक का क्या मतलब पैटर्न क्या है, समझेंगे कि हेडेक आपको किस टाइम पे आते हैं दोस्तों, और हेडेक की क्वालिटी कैसी है, मतलब किस तरह का दर्द होता है, सर में कहाँ पर होता है। साथ-साथ दोस्तों वो समझेंगे कि क्या कुछ करके वो हेडेक इम्प्रूव होता है, क्या वो इम्प्रूव होता भी है कि नहीं होता।
कई लोगों को होता है ना कि ये वाली मेडिसिन खाई तो इतने टाइम के लिए हेडेक ठीक हो गया, उसके बाद फिर से स्टार्ट हो गया, या कि सोने के बाद ठीक हो जाता है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें। तो डॉक्टर समझते हैं कि क्या हेडेक को मॉडिफाई करने वाले कोई फैक्टर्स हैं। और दोस्तों डॉक्टर्स आपके साथ समझेंगे बात करके कि क्या हेडेक के साथ में कुछ विज़न के भी चेंजेस हैं, मतलब क्या ऐसा होता है कि आपके सामने बिल्कुल अंधेरा सा आ जाता है, या कि दोस्तों कुछ एक फ्लैशेज़ ऑफ लाइट आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ चमकती हुई रोशनी आ रही है अचानक से, या दोस्तों कुछ एक ब्लैक स्पॉट्स आते हैं, या आपको धुंधला दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। कुछ भी इस तरह की चीज़ अगर है, डॉक्टर्स आपसे ठीक से समझेंगे। डॉक्टर्स दोस्तों इस बात को भी मन में रखेंगे कि एक रात पहले आप ठीक से सोए थे कि नहीं सोए थे, या दोस्तों आप कोई मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो वो किस तरह की मेडिसिन हैं, आप कब से ले रहे हैं, किस डोज पे ले रहे हैं। दोस्तों डॉक्टर्स ये भी समझेंगे आपके साथ बात करके कि जब आपको हेडेक होना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पे आपने क्या खाया पिया था, मतलब एक दिन पहले तक। प्लस दोस्तों कि आप किसी बहुत डिफरेंट सी वेदर में चले गए थे, क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी, या कि दोस्तों आप हेडेक के टाइम पे क्या काम कर रहे थे, आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या थी। दोस्तों डॉक्टर्स आपके साथ ये भी समझेंगे बात करके कि वो जो आपका हेडेक है, तो क्या आपको पहले भी इस तरह के हेडेक हुए हैं, और अगर हुए हैं दोस्तों तो आपने क्या ट्रीटमेंट लिए हैं। तो दोस्तों ये तो मेडिकल हिस्ट्री की बात हुई। मेडिकल हिस्ट्री के साथ साथ में डॉक्टर्स आपका पूरा एग्जामिनेशन करेंगे, आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे दोस्तों, आपका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, ताकि कुछ अंदाज़ा लग सके कि आपके अंदर क्या चीज़ चल रही है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको हेडेक होते हैं, मतलब कि अगर आपको बीच बीच में हेडेक वाली चीज़ हो जाती है जो कि फिर लगातार कुछ टाइम तक चलती रहती है, तो आप किसी जगह पे ना नोट करके रखो कि आपको हेडेक जो है वो कब स्टार्ट हो रहा है, कितने टाइम के लिए रह रहा है। और कुछ भी चीज़ अगर वो हेडेक से रिलेटेड है जो कि आपके डॉक्टर्स को उस टाइम पे पढ़ के कुछ फ़ायदा हो सकता है आपके डायग्नोसिस बनाने में, तो आप उसे ज़रूर लिखो अपने हिसाब से। मतलब कि दोस्तों हेडेक किस चीज़ से ठीक होता है, किस चीज़ से बढ़ता है, ये सब चीज़ें आपको अपनी डायरी में एक नोट करनी चाहिए, ताकि आपकी वो हेडेक की डायरी दोस्तों आपके डॉक्टर्स के लिए हेल्पफुल हो पाएगी। दोस्तों फैमिली हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डॉक्टर्स हमेशा फैमिली हिस्ट्री लेते हैं ठीक से किसी भी हेडेक के केस में, ये जानने के लिए कि क्या पेशेंट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि इस पेशेंट को हेडेक इस तरह का हो सकता है। तो अगर, क्योंकि ना कुछ कुछ दोस्तों बीमारियां ऐसी होती हैं जो थोड़ी फैमिली में रन करती हैं, तो अगर आपका हेडेक कुछ इस तरह की बीमारी की तरफ इंडिकेशन दे रहा है और आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री भी है इस तरह की, फिर डॉक्टर्स का थोड़ा सा ज़्यादा रुझान उस तरफ हो जाएगा कि कहीं वो वाली बीमारी ना हो गई हो। दोस्तों किसी किसी केस में क्या होता है कि ब्लड टेस्ट भी कराने पड़ते हैं कुछ एक बीमारियों को रूल आउट करने के लिए। रूल आउट का मतलब होता है कि कुछ एक ये पता करने के लिए कि कुछ एक बीमारियां नहीं हैं शरीर में। ठीक है, कई बार दोस्तों यूरिन का टेस्ट भी करा के देखा जाता है, मतलब मोस्टली तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह इन चीज़ों के लिए ही देखे जाते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या बॉडी में किसी किस्म की कोई कमी तो नहीं है, किसी न्यूट्रिएंट की, किसी भी मिनरल की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की। दोस्तों किसी किसी केस में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उससे फ्लूइड निकाल के भी चेक करने की नौबत आ जाती है किसी किसी केस में हेडेक के। कॉमन नहीं है बट ये नौबत भी दोस्तों आ जाती है। प्लस दोस्तों कई बार इमेजिंग स्टडी करानी पड़ती है ब्रेन की। इमेजिंग स्टडी का मतलब हो गया दोस्तों कि एक तरह से जैसे सीटी स्कैन हो गया या जैसे एमआरआई स्कैन हो गया, तो दोस्तों इनको भी करके पता लगता है कि ब्रेन के अंदर एग्जैक्टली क्या चल रहा है, मतलब ब्रेन में कोई जो भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के अंदर, तो वो सब ठीक ठाक हैं कि नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, कोई अलग सी चीज़ तो नहीं है, मतलब कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है, कोई एन्यूरिज्म तो नहीं है। तो दोस्तों इससे भी जो ब्रेन के अंदर की पूरी स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ठीक से समझ में आ जाती है, दिख जाती है। दोस्तों कई बार हेडेक के डायग्नोसिस बनाने के लिए हमारे जो साइनस होते हैं, हमारे चेहरे में जो अंदर खाली स्थान होते हैं, उनका दोस्तों एक्सरे करा के देखना पड़ता है। कई बार हमारे स्पाइन का एक्सरे करा के देखना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि हमारे साइनस में इन्फेक्शन हो गया हो, उसकी वजह से हेडेक हो रहा हो। कई बार दोस्तों हो सकता है कि हमारी जो स्पाइन है, स्पेशली हमारी जो सर्वाइकल स्पाइन है, जो मतलब हमारी ऊपर की स्पाइन होती है, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई हो जिसकी वजह से कि हमें हेडेक हो रहा हो। दोस्तों एक्सरे भी करा के देखे जाते हैं सीटी स्कैन एमआरआई के अलावा। दोस्तों डॉक्टर्स को कई बार इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करके भी देखना होता है, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं ईईजी। इससे दोस्तों क्या पता लगता है कि जो हमारा ब्रेन है उसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है। मतलब दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर भी करंट होती है ना, तो उसका एक पैटर्न होता है। जब हम सो रहे होते हैं तो अलग किस्म से पैटर्न होता है, जब हम जग रहे होते हैं तो अलग पैटर्न बनता है, जब हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हमारा माइंड बिल्कुल खाली है, जैसे कि हम मेडिटेशन की अवस्था में है, चाहे हम जग भी रहे हों तब एक अलग पैटर्न होता है दोस्तों। जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा विचारों में होता है तब एक अलग पैटर्न होता है। तो डॉक्टर्स ये भी करके देखते हैं कई सारे केसेस में, ये पता करने के लिए कि हेडेक के पीछे का रीज़न क्या है। दोस्तों हेल्थ केयर में ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। दोस्तों पहली चीज़ है कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आपको पूरी तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार बीमारी दोस्तों हो गई तो फिर तो आपके पास कोई चारा ही नहीं, आप उसका इलाज करेंगे ही और आप सारा का सारा बर्डन जो है वो अपने बियर करेंगे ही। लेकिन दोस्तों ज़्यादा अच्छा है कि आप बीमारी होने के पहले ही जो प्रिवेंटिव हेल्थ होती है ना उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करो। इससे दोस्तों क्या होगा कि अगर बीमारी कोई आपको है भी तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि बीमारी बहुत छोटी अवस्था में ही पकड़ ली जाएगी, डायग्नोज हो जाएगी, आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो उसका दोस्तों जो इलाज है वो बेटर हो पाएगा और आपके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों दूसरी बात यह है कि हेल्थ केयर में आप ध्यान रखना हमेशा कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग, मतलब मुझे कहना चाहिए। तो ये मत समझना कभी भी कि अगर हेडेक है तो कोई बात नहीं, मतलब अगर थोड़ा ख़राब हेडेक भी है या अगर हेडेक के साथ में कुछ ऐसे लक्षण हैं कि जो थोड़ा सा मतलब अलार्मिंग टाइप के भी हैं, ये कभी मत सोचना कि नहीं कोई बात नहीं मैं 1-2 दिन देख लेता हूँ उसके बाद जाऊँगा। नहीं,
टाइम इज़ मनी, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप थोड़ा पहले पहुंच जाएंगे अगर, तो कम से कम आप पहले ही आपका चेकअप हो जाएगा, समझ में आ जाएगी कि चीज़ ठीक ठाक है या कि कोई बीमारी है जिसका आपको इलाज शुरू करना चाहिए।